तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हर हाल में मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को एक वीडियो दूंगा। इस टाइम पे लगभग रात के 2 बज रहे होंगे। और गाइस, ये आज जो परीक्षा होने वाली है ये सिर्फ आप लोगों की नहीं, हम सभी टीचर्स की भी परीक्षा होने वाली है कि हमने अपने बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाया है जो वो बेहतरीन तरीके से इस युद्ध के मैदान में परफॉर्म कर पाएंगे। गाइस, आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई एक तरफ और लास्ट टाइम की गाइडेंस कि पेपर को किस तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, कैसी सिचुएशन आएगी तो उस टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, अगर कोई नया क्वेश्चन देखने को मिल गया, आपको नए टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल गया, उससे आपको कैसे हैंडल करना है, उससे आपको किस तरीके से लड़ना है, हर तरीके से आप लोगों को हम गाइड करने के लिए यहां पर रेडी हैं। और मैं अपने स्टूडेंट को किसी भी तरीके से अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और मैं ये वीडियो देने वाला हूं। और निश्चित तौर से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। बहुत जल्दी से हम लोग बातें करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बता दूं, जब एग्जाम से निकलोगे ना तो आप यही कहोगे कि भैया यार, पेपर कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान या मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, बहुत अच्छा पेपर आया है, मैथ्स भी इजी देखने को मिला, रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन नए टाइप के हैं, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी जीके का तो भैया पता ही नहीं चल रहा था कहां से आ रही है क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके के टॉपिक दिए थे या करंट अफेयर्स की मार्किंग दी थी वो वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बात कर लेते हैं साइंस की, तो वो डिट्टो एनसीईआरटी से छप रही है, मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। ये वर्ड आप लोगों के कल मैं सुनूंगा, देख लीजिएगा, आप लोग यही वर्ड बोलेंगे जब आप एग्जाम से निकलेंगे। इसलिए बेटा घबराइए तो हो मत, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर बहुत आसान आने वाला है, पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो उनसे हमें किस तरीके से हैंडल करना है उन क्वेश्चंस को, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे देखिए, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है कि नींद भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पे जाग रहे होंगे, तो गाइस मैं आपसे कहूंगा कि 2-4 घंटे की नींद ले लो बेटा। नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नींद नहीं ले रखे होगे उस टाइम पे आपको आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि माइंड सही से काम नहीं करेगा। इसलिए नींद जरूर ले लो। आप पढ़ाई करते रहना कितनी भी, लेकिन भाई 2-4 घंटे की नींद ले लो जिससे माइंड रिलैक्स फील करे। और देखिए, कोई भी चीज है अगर उसे आराम नहीं दोगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी, अपनी 100% इफिशियंसी नहीं दिखाएगी। इसलिए इसको रेस्ट देना बनता है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आराम कर लो, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे उसके बावजूद भी आराम कर लो। मैं कह रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लोगे ना बेटा, जब एग्जाम में काम ही नहीं करेगा माइंड तो फिर कैसे काम होगा। इसलिए अभी पढ़ाई बंद करो थोड़े टाइम के लिए और सो जाओ। पहले आप लोग वीडियो देखने के बाद सो जाना। और मैं साइंटिफिक गैस के बारे में बात करूंगा क्या है। तो सबसे पहले मोस्ट यूजफुल टिप्स के बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप नास्तिक हो आस्तिक हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसको भी मानते हो, अपने भगवान को, गुरु को, जिसको भी मानते हो, सबसे पहला काम तो आप लोग बेटा ये करना, टाइम से पेपर में पहुंच जाना, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंच जाना। यहीं सोते मत रह जाना, अलार्म लगा लो और सोते मत रह जाना, अपने टाइम से पहुंचो। सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी अगर चाहिए तो फोटोकॉपी भी लेके जाओ। आलसीपन नहीं करना है। सब कुछ जो भी चीजें उन्होंने मांगी है वो सारी की सारी चीजें एडमिट कार्ड के नीचे लिखी हुई हैं, उस चीज को पढ़ के वो सारी की सारी चीजें वहां पे लेके जाना। ऐसा ना हो कि भागना पड़े और इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाए। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी, कैसे क्या। तो इधर उधर बातें ज्यादा करने से बेहतर है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि सामने वाला बराबर बंदा कैसा है क्या है। सबसे पहला आप ये काम करिए, आंखें बंद करके उस मालिक को, जिसे भी आप जानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे वो आपके गुरु हो, कोई भी हो, आप उसकी प्रार्थना जरूर करिए। भगवान की प्रेयर कर लीजिए 1 से 2 मिनट और बस उनको ये बोलना कि भगवान, मैंने जो भी किया है बस आप उस मेरे ऊपर अपनी दया मेहर का हाथ बना के रखना। मैंने जितना किया है उतना फल मेरे को मिल जाए, बस मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आप बस अपना हाथ बनाए रखो मेरे ऊपर। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज मेरा जो भी हो बेस्ट मैं अपना देने की कोशिश करूंगा। आप अपनी दया मेहर का हाथ मेरे ऊपर बनाए रखें। कहने का मतलब है कि अपने मन से जो भी आप प्रेयर करना चाहें, अपने भगवान का नाम लेके अपनी प्रेयर जरूर से जरूर करें और फिर पेपर स्टार्ट करें। अब 2 तरीके की चीजें हैं। सबसे पहला काम जो आपने कई बार देखा होगा, भाई साहब मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलना चाहिए अपना जो मुझसे ये कहे कि भैया मैं लास्ट में पेपर नहीं देख पाया। ये सबसे बड़ी बेवकूफियत हम लोग करते हैं कि हम लास्ट तक पेपर नहीं देख पाए। बेटे इसके मार्क्स आप सोच रहे होगे पास हो जाएंगे, इसके मार्क्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। अनरिजर्व कैटेगरी की भी वैल्यू, आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स ले सकते हो अगर आपने यहां अच्छे मार्क्स गेन किए तो। यहां पे सीबीटी 1 में मार्क्स गेन करना आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको यह ध्यान रखना है कि जब मैं पहला राउंड मारूंगा तो पहला राउंड में इस तरीके से मारूंगा
कि अगर मुझे कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन हो भी जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, मैं उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके आगे निकलूंगा। कोई क्वेश्चन है मुझे पता ही नहीं है, दूर दूर तक ये होगा ही नहीं मुझसे, मैं मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करूंगा, ऐसे निकल जाऊंगा। मतलब पहले राउंड जो 60 मिनट्स का हमारा टाइम है, उसमें आप कोशिश करिए कि 40 मिनट्स के अंदर या 45 मिनट्स के अंदर, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 45 मिनट्स ही, कोशिश करिए कि 45 मिनट्स के अंदर या 40 मिनट्स के अंदर पहला राउंड आप मार दें। उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 20 क्वेश्चन के आसपास कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन रखने शुरू कर देता है, तो एग्जामिनर ऐसा कभी भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि 20 क्वेश्चन के आसपास रखेगा, वो 40 के आसपास भी रख सकता है, ठीक है, कहीं भी रख सकता है। तो मेरे हिसाब से तो शुरू से ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपका मन है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप 40वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो या 35वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लो, फिर आके बंद से देख लो। लेकिन ऐसा सही नहीं लगता है, पहले से ही देखते हुए जाओ, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे उसी टाइम पे छोड़ो और आगे बढ़ते चले जाओ। मार्क फॉर रिव्यू करना है उन क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस को आपको लगता है कि नहीं मैं आके कर लूंगा, मुझसे हो जाएंगे, या फिर आपने उस क्वेश्चन पे दिमाग लगाया लेकिन वो आपसे पूरी तरीके से नहीं बन पाया, उसकी कैलकुलेशन है आपके दिमाग में या आपके रफ पेज पे है, तो उसको मार्क कर लो अलग से रफ पेज पे, बाद में करूंगा मार्क फॉर रिव्यू, और वहां मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। पूरे पेपर में एक राउंड मारिए। अब होगा क्या ये सीजन, जैसे ही आप एक राउंड मार के निकलेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में नहीं बने, जब आप दोबारा से लौट के आओगे ना, तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, हपड़धुन नहीं होगी आपके दिमाग में। आप सोच रहे होंगे अरे यार चलो मुझसे जितना होना था वो तो हो गया, अब तो ये बोनस ही है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। जब ये माइंड में आपके आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आपका दिमाग अब और अच्छे से काम करना शुरू करेगा। और वो चीज, कई बार ऐसा होता है आपके सामने चीज पड़ी रहती है, आप लेकिन ढूंढ नहीं पाते। चाबी सामने ही पड़ी है, आप पूरे कमरे में ढूंढ रहे हो लेकिन चाबी नहीं मिल रही, क्यों? उस टाइम पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद जब आप कहीं घूम के आए, ये चाबी तो ये पड़ी है, समझ रहे हो ना? सेम हाल आपके एग्जाम में भी होता है। इसलिए पहली बार में छोड़ के निकलना है। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। क्वेश्चंस के अंदर ग्रामेटिकल एरर होती हैं, क्वेश्चंस के अंदर हिंदी इंग्लिश में गलत चीजें होती हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन से भिड़ना नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन, बहुत हल्का सा क्वेश्चन दिख रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे हो जाना चाहिए था, डायरेक्ट इंग्लिश वाली चीज देख लो, क्या पता 12 की जगह पे 21 लिखा हुआ हो। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, इसलिए इस चीज का ख्याल रखें, किसी भी क्वेश्चन से लड़े नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जैसे कि पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, अगर बड़ा सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, इनको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलना है, इसलिए बड़े क्वेश्चंस को करने से कोई तारीफ नहीं मिलनी है। सारे स्मार्ट बच्चे यही करते हैं कि जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको पहली बार में छोड़ देते हैं, जब दूसरे राउंड में आते हैं तब भी वो उन क्वेश्चंस को करने की पहले कोशिश करते हैं जो जल्दी से हो जाएंगे। चाहे उन्हें पता है कि मेरा सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, मैं कर लूंगा, लेकिन उनको पता है कि इसमें 2 मिनट लग जाएंगे, 3 मिनट लग जाएंगे, तब भी वो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये टॉपर्स की पहचान है, इस चीज को समझ लेना। मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे इसमें 3 मिनट लग जाएंगे, तब भी उस क्वेश्चन को छोड़ना होता है उस टाइम पे जब आप पहला राउंड मार रहे हो। दूसरे राउंड में भी छोड़ सकते हो जब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि यार 2 मिनट में मैं ये 2 क्वेश्चन कर सकता हूं, तो उस एक क्वेश्चन को आपको छोड़ना है और फिर उस एक क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में टाइम देखते चलें। जब आपके 20 मिनट हो गए हो तो कोशिश करें कि लगभग 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हो। इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। ज्यादा तुक्के नहीं मारने हैं, और अगर मारने हैं तो किस तरीके से मारने हैं उसके बारे में बात करूंगा। तुक्के मारने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा। तुक्के मारेंगे सिर्फ साइंटिफिक वे में, मैं बताऊंगा कैसे मारेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन से कभी भी लड़ना नहीं है। फर्स्ट राउंड में पजल या सीटिंग अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। टाइम एंड वर्क का या किसी भी चीज का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, वो पहली बार में आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये बात मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है गाइस? कुछ चीजें एक बात बताता हूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ, मतलब उनका कुछ क्लियर नहीं होगा। उन लोगों के लिए तुक्के बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं, और टॉपर्स के तुक्के भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसमें मैं बात करूंगा किस तरीके से आप तुक्के मार सकते हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ये टोटल आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, किसी के कहने से नहीं। एक बच्चा 70 अटेम्प्ट करके आ रहा है 75 में से, और एक बच्चा 65 अटेम्प्ट करके आ रहा है, मैं लिख के दूंगा कि 65 वाला भी उससे अच्छा स्कोर कर पाएगा। सिर्फ अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता है, इसलिए घबराइए मत। आपको पता होना चाहिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ अटेम्प्ट करने से कोई फायदा है नहीं। अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। कितनी एक्यूरेसी के साथ कैसे अटेम्प्ट करना है? तो गाइज, अटेम्प्ट से डरना नहीं है कि इसने इतना अटेम्प्ट कर लिया। कुछ बेवकूफ टाइप के बच्चे होते हैं जो अटेम्प्ट बहुत सारा कर लेते हैं और बाद में निगेटिव मार्किंग में मारे जाते हैं। बेटा 10 क्वेश्चन अगर गलत हुए 13.33 नंबर कटेंगे। 13.33 नंबर, समझ आ रही है? 10 क्वेश्चंस गलत होने से तो कितना हुआ? अब सुन लो पहले।
10 क्वेश्चंस गलत हुए, मैं कह रहा हूं 75 अटेम्प्ट कर दिया आपने टोटल, 10 क्वेश्चंस गलत हुए। समझ आया क्या हुआ? 65 क्वेश्चंस, जो 65 क्वेश्चंस सही हुए उसमें से भी 3.33 मार्क्स चले गए। तब भी मतलब बहुत सारे आपके निगेटिव हो जाएंगे, और कोई भी बच्चा 75 तो अटेम्प्ट बहुत मुश्किल से ही कर पाता है। तो एनालिसिस को मिस नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारी टीम पहुंच रही है, एक एक मतलब एक एक चीज का एनालिसिस कराएंगे। और हां, अगर आप लोग कहें तो इस चीज की हम पीडीएफ बनवा सकते हैं, और एकदम बेहतरीन वे में, जैसे ग्रुप डी में प्रोवाइड कराई थी। टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स को भी इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, आरआरबी जेई वालों को भी मिलेगा। तो आप अगर चाहें तो एक एक क्वेश्चन हम लोग इसका पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये आप लोगों को कहना होगा। तो गाइज, एनालिसिस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये कोई और नहीं, आप तय करेंगे, क्योंकि आपकी शिफ्ट बताएगी कि कैसा है पेपर। अब पेपर का लेवल अगर डिफिकल्ट आएगा तो कम अटेम्प्ट होगा, पेपर का लेवल अगर इजी होगा तो बहुत सारा अटेम्प्ट होगा। इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दे सकता, ये गलत बात है। लास्ट टाइम तक पढ़ते ही नहीं रहना है। आप ये मत समझना कि लास्ट टाइम तक पढ़ते रहेंगे, बेटा दिमाग काम नहीं करेगा एग्जाम में। तुक्के कब नहीं लगाने हैं, सबसे पहले ये बात समझ लो। जब चारों ऑप्शंस में से आपको एक भी ऑप्शन ना आता हो, आप तुक्का मत लगाइएगा। आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको ये नहीं पता क्वेश्चन आ कहां से गया, यार ये क्या है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन को टच नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। गलती से भी मत मार देना, स्पेशली जीके के अंदर ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर मत दे देना जिसका आपको पता नहीं हो। जीके सबसे ज्यादा नेगेटिव कराती है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। स्पेशली जीके में बोल दिया है, उस क्वेश्चंस में बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है जिसको आपने पहले कभी देखा ही ना हो। मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी बिना सोचे समझे तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि इसमें तुक्के आप लोगों को ले डूबेंगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, तुक्का कब लगा सकते हैं? साइंटिफिक तुक्का लगाना है, तुक्का नहीं, साइंटिफिक गैस। अब वो साइंटिफिक गैस कैसे काम करता है? 50-50 रूल लगे तब आप यूज कर सकते हैं। 50-50 रूल का मतलब होता है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चंस के अंदर कि यार साला ये तो हो ही नहीं सकता, ना ये है, इन दोनों में से ही कोई एक है। तो ये कब लेना है रिस्क? वैसे तो आपकी 50% पॉसिबिलिटी है, मार्क्स कटेगा कितना? 33%, 33.3, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी उनकी 50% की, तो आप यहां पे मार सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी सलाह है, अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट हो रखे हैं तो आप ज्यादा तुक्कों के चक्कर में ना पड़े। जिनके पास चांस ही नहीं है तो उनको तो मारना ही मारना है, तो आप निश्चित तौर से मारिए। जब आपके पास कोई चांस ही नहीं है, आप 30 ही सही कर पाए हैं, तो बाकी तो आपका तुक्कों से ही काम होगा, तो आप लोगों को तो तुक्के मारना ही है। लेकिन 50-50 रूल में कोई भी इंसान तुक्का लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चंस देखेंगे आप तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया होगा, बहुत अच्छे से, मतलब बड़ा होगा बाकी की तुलना में। जैसे एक में एक लाइन दी छोटी सी, दूसरे में छोटी सी, तीसरे में बहुत लंबा एक्सप्लेन कर दिया, और चौथे में छोटी सी। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि जिसमें लंबा एक्सप्लेनेशन मिला है वही आंसर है, बहुत हद तक। ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है, इसलिए ये साइंटिफिक लॉजिक जो है बहुत हद तक सही होता है। नेक्स्ट, जब कम टाइम बचा हो आपके पास, साइंटिफिक तुक्का कम मारना है जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज किया और चलो आंसर लिख दिया। अगर करना ही था, आपको लग रहा था कि यार क्वेश्चन तो हो जाएगा, चलो अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर देते, हो जाता है और बहुत हद तक ठीक हो जाता है। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज करके, अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, पुरानी नॉलेज एंड मेमोरी टेक्निक्स का यूज करके भी आप लोग अपने क्वेश्चंस को साइंटिफिक वे में तुक्का लगा सकते हो और उसके आंसर्स भी सही हो जाते हैं। जब कैलकुलेशन का टाइम ना हो तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट या अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है? जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया, कोई चीज यहां पे जोड़ने के लिए दे दी, गुणा करने के लिए दे दी, कोई भी चीज दे दी यहां पे, जैसे मान लो यहां पे दे दिया 2, 3, 8, 5, ठीक, यहां पे कुछ और दे दिया, तो हम क्या करते हैं, इन्हें ऐसे जोड़ लेते हैं, जैसे 23,805 ऐसे 24 के लिख दो, 24,000 लिख दो, तो ऐसे जल्दी से जुड़ जाता है कि 24,000 ये हो गया, यहां पे 25,000 दे रखा था। इस तरीके से इसके आसपास का जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शंस कई बार बहुत दूर दूर दिए होते हैं, तो ऐसे आंसर्स आपके ठीक हो जाते हैं। इस टाइप की चीजें भी देखने को मिलती हैं। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को एक दिखाता हूं, देखिए एग्जांपल से दिखाता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा समझ आएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज दिखाता हूं। जैसे यही क्वेश्चन है, ये अपने ग्रुप में भेजा था किसी ने, ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो अब इसमें क्या है, अब आप खुद सोचिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहां 33 डिग्री दे रखा है, 33 डिग्री, ठीक है, और आपसे किसकी बात मान पूछा है,
दिए गए चित्र में पीओ और OQ क्या होगा। ठीक है, अब आप बात करें यहां से पीओ और OQ, इसकी वैल्यू पूछी है। यहां पे जो वैल्यू पूछी है वो POQ क्या होगा, वो सारी चीजें यहां पे क्वेश्चन कट गया है। क्वेश्चन पूछा है ये कि इस डिग्री की क्या होगी, तो इसकी वैल्यू है OQP। जो OQP कोण पूछा है, अब आप एक बात बताइए, इसमें से देखो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए। 104 डिग्री हो ही नहीं सकता, ना 112 डिग्री हो सकता। क्यों? देखो एक बात सुनो मेरी बात, यहां पे ये लॉजिक है। देखिए ये एक कॉमन सेंस है कि जब ये यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कभी भी क्या ये इतना सा एंगल 90 डिग्री से ऊपर हो सकता है? ये एंगल पूछा है, तो ये वाला लॉजिक कट गया, ये वाला लॉजिक कट गया। तो अब अगर आप तुक्का भी मारना चाहें तो आप कम से कम इसमें से या इसमें से मारेंगे तो आपकी कम से कम पॉसिबिलिटी तो बनेगी। ये तब है जब आपके पास टाइम ही नहीं बचा है और आप तुक्का मारने का रिस्क लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको रिस्क लेने चाहिए। क्योंकि देखिए यहां पे लॉजिक ही बता रहा है, तो 2-3 ऑप्शंस ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। अभी मैं और क्वेश्चंस के एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा जिसके दम पे आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेशन मेथड का ऐसे यूज कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना और आपसे नहीं बन रहा है, तो सबसे पहली बात 10th की NCERT के अंदर देखिए, अच्छा कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे सिलेबस में 10th वर्ड नाम लिख के दिया है, इसलिए पहले जो मैं दिमाग लगाऊंगा वो मैं उन फॉर्मूलाज पे लगाऊंगा जो मेरी 10th की NCERT में दिए हैं। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है सिर्फ उसी चीज पे ध्यान लगाना है। आपके 95% क्वेश्चंस उसी से हो जाएंगे। आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज आपके सिलेबस में है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा वो तो तुम्हें पता ही है, एक ये भी आपके यहां है कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं फॉर्मूला से बनेंगे, ये बात याद रखना। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से बनेंगे इन्हीं फॉर्मूला से, क्योंकि ये 10th की NCERT बेस्ड है और 10th की NCERT बेस्ड ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ना सिर्फ साइंस में बल्कि मैथ्स के अंदर भी जो आपको इस टाइम पे जो द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना, या बहुपद के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, वो सब 10th की NCERT के ही हैं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप देखें कि अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, या मतलब अगर कोई भी वैल्यू अगर गुणा या भाग में दी हुई है और उसका आंसर पूछ रहा है और आपसे कुछ नहीं हो रहा, तो अगर वो गुणा या भाग में है तो आप एक आंसर लगा सकते हो। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि उसका आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन जोड़ या घटाव में है तब आप 0 आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0 आंसर लगाएंगे, 0। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आई होगी। इसका रीजन क्या है क्या नहीं है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। अतिशयोक्ति मत लगाइएगा, ये रियरली ही सही होते हैं, ये सही नहीं होते हैं। मिलान वाले क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एक भी चीज मिल जाए आपको कि ये वाली चीज तो इससे मिलेगी, तो बाकी 3 का ऑटोमेटिकली पहले आप देख लो कि क्या बी के साथ डी दे रखा है, पता चल रहा है एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर रही है, बाकी को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव वाले जो आंसर्स होते हैं वो ज्यादातर सही होते हैं। अगर तुक्का लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं। नोटा आंसर जो है बहुत कम केसेस में सही होता है, बाकी बी और सी ऑप्शंस जो है वो बहुत हद तक सही माने जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं बस, और फिर आप लोगों को ये चलते हैं। लो एक बार देख लो बस ये तुक्के वाला थोड़ा सा मेथड, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। अब देखो इतना टाइम भी नहीं है कि सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाए, लेकिन थोड़ी सी चीजें देख लो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन वो एक्सप्लेन किया, एक क्वेश्चन ये मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो बस इसमें आपको ये देखना है कि जैसे पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के अंदर है, तो बी के साथ एच, यहां आ जाओ, बी के साथ एच सिर्फ यहां दिया है, इसलिए यही आंसर होगा। बाकी किसी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही काम हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्रामेटिकल एरर भी आती है, इस चीज को मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। यहां 6:12 लिखा है या 6:17 लिखा है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यहां अपवर्ड दे दिया है इंग्लिश में,
यहां कुछ दिया ही नहीं है कि वस्तु किधर की ओर फेंकी गई। तो अगर आपको इंग्लिश में या हिंदी में कुछ लगे कि यार ऐसा हो रहा है हिंदी में, ये तो आंसर पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर की ओर वस्तु फेंकी गई कि नीचे की ओर, मतलब पूरा नहीं दिख रहा, तो इंग्लिश में उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, यहां देखो गोलार्ध दे दिया, यहां स्फीयर दे दिया, मतलब यहां अर्धगोले की बात कर रहा है, यहां गोले की बात कर रहा है। तो इस तरीके से भी आंसर्स में दिक्कत हो जाती है, जिन पे आप भिड़े रहते हैं। ये गलतियां मैंने खुद ने की थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसी गलतियां मेरे साथ हुई थी। मेरी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन इग्नोर हुए, बाद में 5, लेकिन मार्क्स तो उसके सबको मिले, लेकिन हमने उसमें टाइम गवाया ना। हम इसलिए लड़ते रहे उन क्वेश्चन के, साला ये क्वेश्चन इतना छोटा सा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे कैसे गलत हो सकता है, ऐसे कैसे गलत हो सकता है कि चक्कर में मैंने 3-4 मिनट गवा दिए एक क्वेश्चन पे। उसकी जगह में दूसरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकता था ना। तो अब भी हम लोग तो मार्क्स अच्छे खासे ले आए, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत होती हैं। देखो यहाँ 21 दिन दे दिया, यहाँ 12 दिन दे दिया, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश हिंदी में चीजें गलत हो सकती हैं। देखो यहां परिव्रत दिया है, यहां इनस्क्राइब वाला दे दिया, समझ रहे हो, यहां पे अंतःव्रत दे दिया। ऐसा सवाल अगर आपको मिले कहीं भी, ऐसा सवाल, तो इस क्वेश्चन को पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना है। कोई भी रीजनिंग का नया क्वेश्चन आए, देखिए किसी भी तरीके से बात याद रखना, नया क्वेश्चन जब भी आएगा ना बेटा, इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि नए क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। क्वेश्चन ही आप लोगों को आंसर बताएगा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा आप लोगों के पास नहीं है। इसलिए आप अपने क्वेश्चंस को ही बार बार क्या, कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें, वही आपको आंसर बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर दिख रहा है आपको 79063032, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए कल के जो क्वेश्चंस हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली जनकपुरी के आसपास अगर आपका कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर है, आप नीचे कमेंट जरूर से जरूर करिए, हमें बताइए आपका कहां पे एग्जामिनेशन सेंटर है। हमारी टीम आप लोगों को वहां पे मिलेगी और मैं भी वहां पे पहुंचूंगा आप लोगों के साथ एग्जाम एनालिसिस कराने के लिए। बाकी आप अपने क्वेश्चंस जो है वो इस पे जरूर से जरूर हमारे साथ शेयर करें, आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और बाकी आप लोग रेडी रहिए ग्रुप डी एलपी सीबीटी 2 के लिए, जी जान लगाने के लिए हम लोग रेडी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।